फीमेल पेल्विस का पार्ट 2, ठीक है। बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आएगा। और लास्ट जो क्लास थी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो बातें नहीं प्लीज़। जो लास्ट क्लास थी वो हमारी थी एनाटॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ फीमेल पेल्विस, और आज की क्लास में बेसिकली मेन हमारा होगा मिडवाइफरी एस्पेक्ट ऑफ फीमेल पेल्विस, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ आ गई तो इसका मतलब आपने अपना बेस बना लिया है मिडवाइफरी के लिए, ठीक है। क्लियर? चलिए शुरू कर लेते हैं हम। इसमें आज की क्लास में पहला जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है कि रीजन्स ऑफ द पेल्विस, कि जो फीमेल पेल्विस है उसके रीजन कितने होते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो वी हैव 2 रीजन्स इन द फीमेल पेल्विस। कौन कौन से? ट्रू रिबर्थ, हाँ, ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस, ठीक है। ये हम सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो ट्रू पेल्विस, इट इज़ द बोनी कैनाल थ्रू विच द फीटस मस्ट पास ड्यूरिंग बर्थ। जो बोनी कैनाल बनती है जिसमें से होके उसकी डिफ़िकल्ट जो यात्रा है बच्चे की वो शुरू होती है, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू पेल्विस कहेंगे, ठीक है। और ये जो ट्रू पेल्विस है वो शुरू कहाँ से होती है? ये वाला जो पेल्विक ब्रिम है, या इसको हम इनलेट कहते हैं, ठीक है ना। तो पूरी इस ट्रू पेल्विस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? पेल्विक ब्रिम, पेल्विक कैविटी एंड पेल्विक आउटलेट, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास पेल्विक ब्रिम, ठीक है। तो ब्रिम क्या होता है? ब्रिम का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का एक दरवाज़ा जो राउंडेड हो, नॉर्मली उसको हम ब्रिम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो पेल्विक ब्रिम है वो बिल्कुल राउंड है एक्सेप्ट एट द पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट में थोड़ा सा छोड़ दें तो बाकी वो बिल्कुल राउंड होती है। पोस्टीरियर साइड में थोड़ा सा राउंड नहीं होती, क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वहाँ पर सैक्रल प्रोमोटरी आ जाती है, और सैक्रल प्रोमोटरी थोड़ा सा आगे प्रोट्रूडिंग रहती है, आगे बढ़ी हुई रहती है, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर आगे की ओर आया हुआ है, बाकी अप्रोक्सीमेटली ये राउंडेड है। और इसी को हम इनलेट बोलते हैं। इनलेट का मतलब प्रवेश करना, प्रवेश द्वार। और ये इनलेट किसके लिए है? फीटस के लिए है, कि जो भ्रूण है वो वहाँ से अंदर जाएगा, फीटस अंदर जाएगा और उसके बाद फिर डिलीवर करेगा, ठीक है। तो ब्रिम क्या हो गया? इट इज़ एन इनलेट विच इज़ राउंडेड एंड सिचुएटेड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस का स्टार्टिंग यहीं से ही होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि वी शुड बी फेमिलियर विद द फिक्स्ड पॉइंट्स। अब मेन जो एक क्वेश्चन आता है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं बच्चों के अगर ध्यान से नहीं क्लास लें, तो वो होता है कि इस पेल्विक ब्रिम के कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, ठीक है। उन लैंडमार्क्स को आपको अच्छी तरह लर्न करना है। थ्योरी में भी आ सकता है कि राइट या एनलिस्ट द फीमेल पेल्विस लैंडमार्क्स एट द ब्रिम, ठीक है। उनको हम जानेंगे। और कई बार ये क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाता है कि एक्सप्लेन 9 पेल्विक लैंडमार्क्स, ठीक है ना। तो ये 9 होते हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है। अगर आपने इनको सीरियल वाइज याद किया तो ईजी हो जाएगा उसको लर्न करना कि कहाँ पर है वो, ठीक है। तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? सिम्फाइसिस प्यूबिस से होती है, ठीक है। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे जैसे ये 1 बना हुआ है, तो यहाँ पर 1 क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस यहाँ हो गया जहाँ पर दोनों सिम्फाइसिस एक दूसरे से मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, ठीक है। सिम्फाइसिस प्यूबिस से थोड़ा सा ऊपर चलें, फिर आएगा प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है ना। प्यूबिक क्रेस्ट क्या होती है? जो प्यूबिक बोन है वहाँ पर थोड़ा सा एक लंबी, एक उभरी हुई तीखी शार्प एक पोर्शन होता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है ना। कौन सी क्रेस्ट? प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा ट्यूबरकल होता है। ट्यूबरकल क्या होता है? छोटा सा उभरा हुआ एक बोन का पार्ट, ठीक है। नॉर्मली जो ट्यूबरकल और प्रोसेस हैं वो कब बनते हैं? जब वहाँ पर कोई
लिगामेंट या टेंडन जुड़ता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ जुड़ेगा, तो वहाँ पर एक ट्यूबरकल है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबिक ट्यूबरकल, तीसरे नंबर पर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगी एक पेक्टिनियल लाइन, ठीक है ना। पेक्टिनियल लाइन भी एक शार्प एक लाइन सी होती है, बट इतनी उभरी हुई नहीं होती जितनी ये वाली है प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है ना। तो एक छोटी सी लाइन होती है, डिमार्केशन होता है कि जहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हमें फील कर सकते हैं कि यहाँ पर ये एक लाइन है, ठीक है ना। जब आप पेल्विस देखेंगे तो आपको क्लियर पता लगेगा वो क्या है, आपका 4 नंबर पेक्टिनियल लाइन, ठीक है। हाँ, वो प्लेन है बेटा, जो 4 अपना ये पेक्टिनियल लाइन है वो प्लेन है, जो उभरा हुआ है वो 5 है, ठीक है ना। छोटा सा एक उभार आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। तो एमिनेंस वर्ड का मतलब होता है कुछ उभरा हुआ होना, ठीक है ना। तो जहाँ उभार शुरू हो जाए उससे पहले पहले पेक्टिनियल लाइन होगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस हो जाएगा, ठीक है ना, उभरा हुआ पार्ट। इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस के बाद होगी इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है ना। तो पीछे पेक्टिनियल लाइन है, बीच में एमिनेंस आ गया और वही लाइन आगे कंटिन्यू है, ठीक है ना, बट उसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर वो क्या हो जाती है, इलियोपेक्टिनियल लाइन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलियक बोन शुरू हो जाती है, इससे नीचे तो प्यूबिक थी, ठीक है ना, वहाँ इलियक बोन शुरू हो जाती है, तो उसका नाम हो गया इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है ना। ये भी ब्रिम को ही डिनोट करती है, ठीक है। अच्छा, इलियोपेक्टिनियल लाइन के बाद यहाँ पर जहाँ जॉइंट है, कल मैंने आपको जॉइंट्स ऑफ पेल्विस बताई थी, जो सैक्रो इलियक जॉइंट है वो आ जाएगा, वो भी एक लैंडमार्क है। सैक्रो इलियक जॉइंट कहाँ है आपका, ये वाला 7 नंबर। उसके बाद 8 नंबर आएगा सैक्रल एला और सैक्रल विंग। यह मैंने आपको बताया था, पूरा का पूरा एक विंग होता है सैक्रम का, एक इधर और एक इधर, और यहाँ पर आ गई आपकी सैक्रल प्रोमोटर, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके 9 लैंडमार्क्स ऑन द पेल्विक ब्रिम, और ये लेफ्ट साइड में भी होंगे और राइट साइड में भी होंगे। आप चाहो तो इधर से शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहो तो इधर से शुरू हो जाओ, दोनों तरफ सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी पेल्विक ब्रिम के लैंडमार्क्स, ठीक है ना। से क्या चीज़, आला, अच्छा सैक्रल आला या विंग्स। तो जो हमने सैक्रम कल देखा था, तो उसका जो फैला हुआ पार्ट होता है उसको हम आला या सैक्रल विंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बड़े एरिया में होता है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, पूरा ये आला ही माना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इन लैंडमार्क्स के बाद फिर शुरू होती है क्या, पेल्विक कैविटी। जैसे ही हम ब्रिम से अंदर चले गए, नीचे शुरू हो जाएगी पेल्विक कैविटी, जो ट्रू पेल्विस का ही पार्ट है, ठीक है ना। कैविटी ऑफ द ट्रू पेल्विस एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रिम, जो ऊपर ब्रिम है, और वहाँ से कहाँ तक जाएगी, टू आउटलेट, ठीक है। तो ब्रिम और आउटलेट के बीच का जो स्पेस है वो क्या होगा, आपकी ट्रू पेल्विस, ठीक है ना। पूरी पेल्विस नहीं, पेल्विस तो ऊपर भी है, तो ट्रू पेल्विस होगी इनलेट और आउटलेट के बीच में, ठीक है। अच्छा, द एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द प्यूबिक बोन्स। अब उसकी एंटीरियर वॉल किससे बनती है, प्यूबिक बोन से। प्यूबिक बोन की जो विड्थ है वो कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसकी एंटीरियर वॉल जो होगी वो केवल 4 सेंटीमीटर होगी, जबकि पोस्टीरियर वॉल बड़ी होगी, ठीक है। कितनी बड़ी होगी, वो जितना सैक्रम है, पूरा होलो जितना सैक्रम है ना, उतनी वो इसकी पोस्टीरियर वॉल हो जाएगी, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल ही हो गई हमारी प्यूबिक बोन ओनली 4 सेंटीमीटर, ठीक है। द पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द कर्व ऑफ सैक्रम। अब ये हमारा कर्व ऑफ सैक्रम है, यहाँ पर सैक्रल प्रोमोटरी है, जहाँ पर ब्रिम था या इनलेट थी, उसके बाद का जितना भी ये पोर्शन है वो सारा का सारा क्या होता है, होलो ऑफ द सैक्रम, और उसी को ही हम पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस कहेंगे। अब पोस्टीरियर वॉल जो है वो क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। कितनी बड़ी है, अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर वॉल 12 सेंटीमीटर हो गई, एंटीरियर वॉल कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो पेल्विक कैविटी है, इट इज ए कर्व्ड कैविटी, ठीक है ना, कर्व्ड कैविटी होती है, और उसी से ही फीटस ऐसे कर्व लेता हुआ नीचे की ओर आउटलेट से बाहर निकल जाता है,
ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं सिर्फ एंटीरियर वाल तो सिर्फ इतनी है और पोस्टीरियर वाल इतनी है, ठीक है। और यहाँ से ये कर्व लेता हुआ फीटस बाहर निकलता है, ठीक है। उस कर्व का भी एक नाम है, वो हम आगे देखेंगे उस कर्व को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है क्या कि जो लेटरल वॉल्स हैं, आगे की हमने वॉल देख ली छोटी सी, पीछे की वॉल देख ली थोड़ी बड़ी, साइड वॉल क्या है। साइड वॉल में हमारी एक तो जो इलियम बोन है उसका नीचे का पार्ट और कुछ इस्चियम का वो आ जाएगा जो साइड वॉल बनाएंगी। इसके अलावा ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल है वो होगी। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल कौन सी है, जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन को कवर करती है, ठीक है ना। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के ऊपर वो है, तो वहाँ पर वो उसकी साइड वॉल हो जाएगी, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वहाँ तक का एक कैविटी हो जाएगी। तो जितने भी ये लैंडमार्क्स हैं इसके कैविटी के, आगे सिम्फाइसिस प्यूबिस, पीछे सैक्रम और साइड में ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, इतनी ही ये कैविटी होती है, ठीक है ना। अच्छा, इस कैविटी में क्या क्या होगा। कैविटी में पेल्विक ऑर्गन्स होंगे। बेसिकली हमारे पास क्या होगा, कोलन होगा, रेक्टम होगा, कोलन का थोड़ा सा पार्ट होगा, ज़्यादातर रेक्टम होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, जिसमें मेनली जो वेजाइना है, वेजाइना का पार्ट इसमें होगा। यूट्रस का पार्ट नॉर्मली ऊपर चला जाता है फॉल्स पेल्विस की तरफ, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमारे ऑर्गन्स और जो ओरिफाइस होंगे वो यहाँ पर होंगे। द रेक्टम इज प्लेस्ड पोस्टीरियरली। रेक्टम कहाँ होता है, सबसे पीछे। कहाँ, जहाँ पर इसकी वाल है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, रेक्टम, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ क्या होगा, ब्लैडर नियर द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। और बीच में क्या होगा, बीच में वेजाइना होगी, ठीक है। तो ये 3 ओरिफाइस होंगे इसी सीक्वेंस में, पीछे रेक्टम, बीच में वेजाइना और सबसे आगे ब्लैडर, और उसी की ओपनिंग होगी यूरिथ्रा, जो आपको पेल्विक फ्लोर में दिखेगी। जब हम पेल्विक फ्लोर देखेंगे तो 3 उसमें ओरिफाइस दिखेंगे, ठीक है। अब लास्ट में आ जाता है पेल्विक आउटलेट, ठीक है। तो पेल्विक आउटलेट क्या होगा, निकलने का दरवाज़ा, ठीक है ना। पेल्विक ब्रिम थी इनलेट, घुसने का दरवाज़ा, फिर बीच में कैविटी और यहाँ से पेल्विक आउटलेट है जहाँ से वो फीटस बाहर निकलेगा, है ना। द लोअर सर्कम्फ्रेंस ऑफ द ट्रू पेल्विस इज़ वेरी इरेगुलर। अब जो इनलेट था वो रेगुलर था, बट ये इरेगुलर है। कहीं भी आप इसका प्लेन नहीं देख सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बायां दायां ऐसा होता है, ठीक है ना। डायमंड शेप्ड थोड़ा सा ये दिखता है हमें इस प्रकार का, ठीक है ना, इस टाइप का। जैसे एक काइट होती है और काइट का नीचे वाला अगर छोटा हो तो उस शेप को हम क्या कहते हैं, डायमंड शेप कहते हैं ना। तो ये कैसी होती है, आउटलेट डायमंड शेप की होती है, ऊपर थोड़ा सा बड़ा शार्प और नीचे इस टाइप का, है ना। ये जो पेल्विक आउटलेट होती है, जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो 2 टाइप की डिस्क्रिप्शन मिलता है। कौन कौन सा, एनाटॉमिकल आउटलेट एंड ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट, ठीक है ना। एनाटॉमिकल आउटलेट कैसे पता लगेगा, एनाटॉमिकल आउटलेट होगा हमारा जो बोन से बना हुआ है, ठीक है। और ऑब्स्टेट्रिक क्या होगा, जहाँ से एक्चुअल फीटस सॉफ्ट टिश्यू को क्रॉस करते हुए बाहर आता है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा आप आगे पेल्विस में देखेंगे। एनाटॉमिकल पेल्विस आउटलेट, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ ईच बोन टुगेदर विद द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो एक तरफ तो नीचे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, लास्ट तक पहुंचता है। इसके अलावा जो भी बोनी पार्ट हैं जो नीचे हैं वो सारे इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो कौन कौन से बोनी पार्ट होंगे, इशियल ट्यूब्रोसिटी, उसके पीछे क्या है, इशियल स्पाइन, उसके पीछे क्या है, सबसे नीचे कॉक्सिक्स की टिप, कॉक्सिक्स की टिप, उसके बाद इधर अगेन इशियल स्पाइन, ट्यूब्रोसिटी और सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये जो है वो बनती है आपकी एनाटॉमिकल आउटलेट। अब ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट क्या होगी, थोड़ी सी इससे ऊपर होगी, ठीक है ना। ऊपर क्यों होगी, क्योंकि जो कॉक्सिक्स की टिप है वो डिलीवरी के टाइम पीछे हट जाती है और लास्ट आउटलेट का पार्ट बचता है जहाँ से सैक्रम की टिप है, ठीक है ना।
तो वो आपका होगा ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा साइज उसमें बढ़ जाता है। इट इज़ ऑफ ग्रेटर प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस इसी की है क्योंकि डिलीवरी यहाँ से होनी है। इट इंक्लूड्स नैरो पेल्विक स्ट्रेट। इसमें एक नैरो पेल्विक स्ट्रेट होती है। नैरो पेल्विक स्ट्रेट किसको बोलते हैं कि पेल्विक कैविटी से जो सबसे कम डायमेंशन का पार्ट होगा उसको हम नैरो पेल्विक स्ट्रेट बोलेंगे, जहाँ से वो बाहर निकलता है फीटस का हेड, ठीक है ना। तो वो जो नैरो पेल्विक स्ट्रेट है वो बीच में है और जो फीटस है उसको उस स्ट्रेट में से होकर गुजरना होता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ होता है, मेनली जो सबसे कम जगह कहाँ होगी ये आगे हम पढ़ेंगे जब डायमीटर्स पढ़ेंगे। इसचियल जो स्पाइंस होंगे वहाँ पर हमें सबसे कम स्पेस मिलेगा, ठीक है ना। जो पेल्विक आउटलेट है, जो नैरो पेल्विक स्ट्रेट है, जहाँ पे सबसे कम रास्ता हमें मिल रहा है, लाई बिटवीन द सैक्रोकोक्सीजियल जॉइंट, ठीक है ना। सैक्रोकोक्सीजियल जो जॉइंट होगा वहाँ पर होगा एंड टू इस्चियल स्पाइन, और आगे की तरफ क्या होंगे जहाँ पर इस्चियल स्पाइन होंगे, ठीक है। तो कोक्सिक्स तो हट गया पीछे, वहाँ पर क्या रहा सैक्रोइलियक जॉइंट, और साइड में क्या रहे आपके इस्चियल स्पाइन, ठीक है ना। वो आपका सबसे कम स्पेस होगा। लोअर बॉर्डर पे सिम्फाइसिस प्यूबिस रहेगा। तो इट इज़ द स्पेस बिटवीन नैरो पेल्विक स्ट्रेट एंड द एनाटॉमिकल आउटलेट। दिस आउटलेट इज ऑफ डायमंड शेप, ठीक है। ये आउटलेट डायमंड शेप का होता है। तो बेसिकली एनाटॉमिकल आउटलेट और जो ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट है उसमें क्या डिफरेंस आपको दिखता है अभी ये समझने के बाद, कि जो एनाटॉमिकल है वो कोक्सिक्स को मिला के है, ठीक है ना, और कोक्सिक्स के टिप से वो चलती है, जबकि ऑब्स्टेट्रिक में वो पीछे चला जाता है और ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जहाँ पर सैक्रोकोक्सीजियल जॉइंट है वहाँ से वो निकलता है ना। तो एनाटॉमिकल थोड़ा नीचे है और ऑब्स्टेट्रिकल थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारे दो आउटलेट हो गए। अब ट्रू पेल्विस के बाद फिर हम पढ़ते हैं फॉल्स पेल्विस। तो फॉल्स पेल्विस तो क्लियर पता ही है कि जो हमारा ब्रिम था उससे ऊपर जो बचा हुआ पार्ट है इलियक क्रेस्ट तक का, वो सारा का सारा फॉल्स पेल्विस होता है। बट फॉल्स पेल्विस का ऑब्स्टेट्रिक्स में या मिडवाइफरी में कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन द मिडवाइफरी। सिर्फ जो हमारे कुछ एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट और उनकी सुरक्षा के लिए ये हमारा फॉल्स पेल्विस काम करेगा, है ना। बाकी कोई इसका काम मिडवाइफरी के अंदर कुछ नहीं है ना। अब आते हैं डायामीटर्स ऑफ ब्रिम, ठीक है ना। डायामीटर्स पेल्विक हैं वो कई हैं, ठीक है ना। ब्रिम के डायामीटर्स हैं, इसके अलावा कौन से डायामीटर्स हैं अगर आपसे पूछे तो पेल्विक कैविटी के डायामीटर्स हैं, और तीसरा कि कौन से डायामीटर है, आउटलेट के डायामीटर है, ठीक है ना। जो 3 पॉइंट है तीनों के डायामीटर हैं, उनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि पेल्विक जो ब्रिम है उसके डायामीटर कौन कौन से हैं। 3 टाइप के हैं। टाइप 3 है, वैसे हैं 4 पर टाइप 3 है। कैसे? एक तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर है। एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब आगे से पीछे का, इसी को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट डायामीटर बताओ, और कई बार बोल देते हैं एपी डायामीटर बताओ। दोनों सेम है। 2 हमारे पास ओब्लिक डायामीटर्स होते हैं, ठीक है ना। एक राइट ओब्लिक और एक लेफ्ट ओब्लिक, और एक होता है हमारे पास ट्रांसवर्स डायामीटर, है ना। टोटल कितने डायामीटर हो गए? 4 डायामीटर हैं, बट टाइप 3 ही है क्योंकि ओब्लिक 2 हो गए, है ना। क्लियर। अब देखते हैं कि एंटीरो पोस्टीरियर या जो कॉन्जुगेट डायामीटर है वो क्या है। कॉन्जुगेट डायामीटर होता है सैक्रल प्रोमोटरी से शुरू होगा और सिम्फाइसिस प्यूबिस तक चलेगा, उसको हम कॉन्जुगेट डायामीटर या एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर कहते हैं। बट इसका जब मेजरमेंट आता है तो 3 तरीके से मेजर किया जाता है। कौन कौन से? एक होगा एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट मतलब जो एनाटॉमी में दिखाई देता है, कहाँ से कहाँ तक? सैक्रल प्रोमोटरी से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस की ऊपर वाली टिप, सबसे ऊपर, है ना। तो वहाँ तक का जो एरिया होगा वो हमारा एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट होगा। और इसका जो
डायामीटर है वो 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो 12 सेंटीमीटर वो होगा AP सबसे ऊपर वाला, ठीक है। बट वो एनाटॉमिकल है, ठीक है ना। हमें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमें किस में लेना देना है? ऑब्स्टेट्रिक में। तो ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट क्या है? ये भी AP है, बट इसका डायामीटर हम जब चेक करते हैं तो वो डायामीटर लेते हैं जो अवेलेबल होता है फीटस को आने के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा होगा? सैक्रल प्रोमोटरी से ही शुरू होगा, बट नापेंगे हम जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का बैक का पार्ट है, ठीक है ना, जो मिनिमम होगा उसको लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ 11 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, 1 सेंटीमीटर ये कम हो जाता है। मेजर्ड फ्रॉम सैक्रल प्रोमोटरी टू पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अपर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। जैसे मान लो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो एनाटॉमिकल तो हमने यहाँ तक नापा, बट जो ऑब्स्टेट्रिक आएगा वो यहाँ तक नापेंगे, है ना, क्योंकि स्पेस तो यही मिलेगा अपने को फीटस को निकलने के लिए, है ना। अच्छा, इट इज़ 1.25 सेंटीमीटर लोअर, तो जहाँ पर एनाटॉमिकल था उससे 1.25 ये नीचे मेजर किया जाता है। अभी पिक्चर में भी आप इसको देखेंगे, ठीक है ना। और यही वो अवेलेबल स्पेस होता है जो फीटस को नीचे आने के लिए मिलेगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये यहाँ तक अगर नापा तो वो क्या है? ट्रू कॉन्जुगेट या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट है। ये जो आपको पिंक वाला दिखाई दे रहा है ये ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में आता है हमारे पास इंटरनल कॉन्जुगेट या डायगोनल कॉन्जुगेट। ये हमारा मिडवाइफरी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं ड्यूरिंग PV एग्जामिनेशन। जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो इंटरनल कॉन्जुगेट ही हमें पता लगता है, बाकी ऊपर वाले दोनों कॉन्जुगेट पता नहीं लगते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड एंटीरो पोस्टीरियरली फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर से नापेंगे कहाँ तक? टू द सैक्रल प्रोमोटरी, है ना। इट मे बी एस्टिमेटेड ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन एज द पार्ट ऑफ पेल्विक असेसमेंट एंड इट शुड मेजर बिटवीन 12 to 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 13 सेंटीमीटर इसको हम ले सकते हैं, कई बार 12 भी आता है। तो 12 to 13 सेंटीमीटर हमारा हो गया इंटरनल कॉन्जुगेट। तो AP जो है वो रफली 3 हो गए, बट मेन हम मानेंगे जो बीच वाला हो, ठीक है ना, क्योंकि वही एक्चुअल है जो स्पेस हमें डिलीवरी के दौरान मिलेगा। अब ब्रिम का नेक्स्ट आ गया ओब्लिक डायामीटर। अब ओब्लिक वर्ड मतलब तिरछा, ठीक है ना। तो ओब्लिक कहाँ से कहाँ तक होगा? इट एक्सटेंड फ्रॉम द इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। जो लैंडमार्क है हमारा इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, वहाँ से लेकर हम उसको नापेंगे कहाँ तक? सैक्रोइलियक जॉइंट तक, ठीक है ना, सैक्रोइलियक जॉइंट तक। तो ये दो होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये लेफ्ट ओब्लिक है और ये राइट ओब्लिक है, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट होगा वहाँ से लेफ्ट ओब्लिक चलेगा, और जो राइट सैक्रोइलियक जॉइंट होगा वहाँ से राइट ओब्लिक चलेगा, ठीक है ना। और इसका मेजरमेंट एवरेज कितना होता है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर का होगा। देयर आर 2 ओब्लिक, ये हमने देख लिए, राइट और लेफ्ट। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा ट्रांसवर्स, ठीक है ना। ट्रांसवर्स डायामीटर कहाँ से कहाँ तक नापेंगे? इट एक्सटेंड अक्रॉस द ग्रेटेस्ट विड्थ ऑफ द ब्रिम, कि जहाँ पर विम्स जो ब्रिम है वो सबसे ज़्यादा उसकी डायामीटर है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? थोड़ा सा एमिनेंस से, जो इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, तो वहाँ से लेकर दोनों साइड में नापेंगे तो उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स डायामीटर, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट डायामीटर होता है ये ब्रिम का, और ये कितना होगा? 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद एक डायामीटर और है जिसको हम नॉर्मली स्टडी नहीं करते हैं, बट कर सकते हैं, कई बार पूछ भी लेता है एग्जामिनर। उसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रोकोटाइलॉइड डायामीटर, ठीक है ना। सैक्रोकोटाइलॉइड डायामीटर ये कहाँ से कहाँ तक है? ये सेम साइड में नापते हैं। जैसे ये आपका सैक्रल प्रोमोटरी है, यहाँ से लेकर जो इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस है वहाँ तक, ठीक है ना। तो लेफ्ट का इस तरफ हो जाएगा और राइट का इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो फीटस है वो यहाँ पर भी
अटक सकता है, ठीक है ना, अरेस्ट हो सकता है। इसका जो डायामीटर होता है वो 9 to 9.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो ये तो एक जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बट मेन एग्ज़ाम के लिए आपको वो 3 ही याद करनी है, ठीक है ना। बट ये कोई पूछ ले तो आपको ये नहीं होगी कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आता है डायामीटर्स ऑफ पेल्विक कैविटी। जो 3 डायामीटर हमने ऊपर पढ़े, एपी, ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स, वो यहाँ भी होंगे, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि तीनों सेम माने जाते हैं, है नहीं। माने क्यों जाते हैं? क्योंकि उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना तो लिविंग बॉडी में, और वैसे भी अगर पेल्विस लें तो उसमें भी मेजरमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सॉफ्ट टिश्यू भी शामिल होते हैं जब हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि वो राउंड है, और सारे के सारे जो मेजरमेंट्स हैं वो 12 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो यही हमें आंसर एग्ज़ाम में लिखना है कि एपी हो, ओब्लिक हो, ट्रांसवर्स हो, तीनों 12 सेंटीमीटर के पेल्विक कैविटी के होंगे। अब आता है डायामीटर्स ऑफ आउटलेट। आउटलेट के डायामीटर कौन कौन से होंगे? अब आउटलेट हमने देख ही लिया कि वो डायमंड शेप की है। इट हैज़ 3 डायामीटर्स अगेन, एपी, ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स। जो एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर है वो इसका एक्सटेंड कहाँ से होता है? इट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रोकोक्सिजियल जॉइंट, ठीक ना। सैक्रोकोक्सिजियल जॉइंट तक लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कोक्सिक्स है वहाँ तक भी ले सकते हैं, बट कोक्सिक्स तो डिलीवरी के टाइम तो चला जाएगा, तो हम ऑब्स्टेट्रिक वाला ही लेंगे, सैक्रोकोक्सिजियल। तो वो हमारा होगा एपी डायामीटर। और आउटलेट में ये वाला जो डायामीटर होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। ब्रिम में सबसे बड़ा कौन सा होगा? ट्रांसवर्स। और आउटलेट में सबसे बड़ा क्या होगा? एंटीरो पोस्टीरियर, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ओब्लिक डायामीटर, ठीक है। ओब्लिक डायामीटर कहाँ से लेंगे? ऑल्दो देयर आर नो फिक्स्ड पॉइंट, ओब्लिक में फिक्स पॉइंट नहीं होता है जहाँ से हम आउटलेट का ले सकते हैं, क्योंकि आउटलेट मैंने अभी आपको बताया था कि रफ होती है, कोई फिक्स प्लेन नहीं होता है उसका। तो फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि इट इज़ बिटवीन ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ठीक है ना। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के बीच होगा, और इसका जो मेजरमेंट होगा वो अगेन 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू का है तो इसको हम 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स डायामीटर, है ना, आउटलेट का। इट एक्सटेंड बिटवीन 2 ischial स्पाइंस एंड मेजर्स 10 to 11 सेंटीमीटर, ठीक ना। ischial स्पाइन के बीच का जो स्पेस होगा वो हम लेंगे। इट इज़ द नैरोएस्ट डायामीटर ऑफ द पेल्विस, ठीक है ना। पेल्विस का सबसे छोटा डायामीटर यही होता है। द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन इज सेड टू बी द एट लेवल ऑफ ischial स्पाइन। तो यहाँ पर आपका एक फिल इन द ब्लैंक बन जाता है। सेम ऐसा ही लिखा हुआ आएगा कि द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन इज सेड टू बी एट द लेवल ऑफ स्पेस ischial स्पाइन, ठीक है ना। सबसे कम स्पेस वहाँ पर होगा कैविटी के अंदर, ठीक है ना। अब अगर हम एक टेबल बनाकर देखें तीनों को याद करने के लिए तो बड़ी आसानी से रख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ हमने लिखा ब्रिम, कैविटी, आउटलेट, और एपी, ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स। तो 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 12, 12 और 13, 12, 11, ठीक है। सही हो गया ना। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर 12 हैं, ठीक है। सिर्फ एपी यहाँ पर 11 है, यहाँ ट्रांसवर्स 11 है, यहाँ ट्रांसफर 13 है, यहाँ ट्रांसफर आउटलेट में 13 है। ऐसे अगर याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से याद रहेंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम में आप लिख पाओगे। अब आता है टाइप्स ऑफ पेल्विस, ठीक है ना। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारे पास पूरी जो पॉपुलेशन होती है उसमें 4 टाइप की पेल्विस मिल सकती हैं। कौन कौन सी? गायनिकॉइड, प्लेटिपिलॉइड, एंड्रॉइड एंड एंथ्रोपॉइड, ठीक है।
अब इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब जगह होता है कि ब्रिम भी गायनेकोइड में तो राउंडेड होती है, बट एंड्रॉयड में हार्ट शेप होगी। तो हार्ट शेप होगी तो स्पेस कम मिलेगा, लॉन्ग ओवल होगी, और प्लेटिपिलॉइड में किडनी शेप होगी। तो इन तीनों में नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम होते हैं, सिजेरियन होगा, और यहाँ पर इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसी प्रकार फोर पेल्विस मतलब जहाँ से जस्ट पेल्विस का कैविटी शुरू होती है, तो पेल्विक कैविटी में ये जेनरस होती है, मतलब स्पेस सफिशिएंट होता है। यहाँ पर नैरो है इन दोनों में, और इसमें वाइड है, ठीक है। इसी प्रकार साइड वॉल्स यदि देखें तो गायनिकोइड में स्ट्रेट हैं सीधी, एंड्रॉयड में कन्वर्जेंट है आगे की तरफ मिलती हुई, और एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपिलॉइड में डाइवर्जेंट है बाहर की तरफ निकलती हुई, है ना। तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी नॉर्मल डिलीवरी की। इस्चियल स्पाइन्स ब्लंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रोमिनेंट है, ज़्यादा निकले हुए हैं, और यहाँ भी ब्लंट हैं, बट और आगे दूसरी प्रॉब्लम्स है इनके अंदर, है ना। सियाटिक नॉच यहाँ राउंडेड है, यहाँ नैरो है, इन दोनों में वाइड है। सब प्यूबिक एंगल 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम, और या 90 डिग्री से ज़्यादा। इंसिडेंस मतलब चांसेस कितने हैं? सबसे ज़्यादा चांस गायनिकोइड के हैं, 50% महिलाओं में गायनिकोइड पेल्विस होती है, बट 20% में एंड्रॉयड भी हो सकती है, और 25% एंथ्रोपॉइड भी हो सकती है, 5% प्लेटिपिलॉइड हो सकती है। तो हमें इनको कंसर्न है, क्योंकि इनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर ये हम आइडेंटिफाई कर लें तो हमें क्या पता लग जाएगा? हाई रिस्क प्रेगनेंसी का, और हम उसको प्रॉपरली रेफ़र कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं अदर पेल्विक वेरिएशंस। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चाइल्ड हेल्थ में कि ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं एनाटॉमिकल, वो एबनॉर्मेलिटीज़ बाद में आगे भी रहती हैं, तो फिर प्रॉब्लम आती हैं। तो उसमें सबसे एक नाम आता है हाई एसिमिलेशन पेल्विस। हाई एसिमिलेशन पेल्विस कौन सी होती है, कोई बताएगा? यही पढ़ के कि जो हमारा सेक्रम है वो सारा जुड़ा हुआ है, बट इसके अंदर जो 5th लंबर वर्टिब्रा है वो भी सेक्रम के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। उसके कारण जो सेक्रम का पेल्विस का जो इंक्लाइनेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लो इतना झुकाव नॉर्मली होना चाहिए, इसमें इतना झुक जाएगा, क्योंकि वो जो 5वां लंबर वर्टिब्रा है वो भी इसके साथ जुड़ गया, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भी जो एंगेजमेंट है वो डिफ़िकल्ट होगा। एंगेजमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? एंगेजमेंट पढ़ लिया मिडवाइफरी में? एंगेजमेंट नहीं पढ़ा। एंगेजमेंट का मतलब क्या होगा, आगे आप पढ़ेंगे कि जब वो फीटल हेड है वो फिक्स हो जाता है। नॉर्मली तो वो इधर उधर घूमता डोलता रहता है, बट लास्ट 9th मंथ पे वो एक जगह आके फिक्स होता है, फिर वो चेंज नहीं होता पोजीशन, तो उसको हम कहते हैं एंगेजमेंट। तो जब वो एंगेजमेंट होगा तो इस टाइप की पेल्विस में डिफ़िकल्ट होगा, वो ऊपर ही रहेगा, तो सीजरिंग करना पड़ जाएगा। बट कई बार इसमें वो एंगेज हो जाता है, और अगर एक बार एंगेज हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि नीचे का रास्ता प्रॉपर है। सिर्फ एंगेजमेंट में इसमें दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ, फिर नॉर्मल हो जाएगी। अगर एंगेजमेंट एक बार हो गया तो नॉर्मल हो जाएगी, एंगेजमेंट में ही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डिफॉर्म्ड पेल्विस आती हैं जिसमें डेवलपमेंटल एनोमलीज आती हैं। इसमें 2 टाइप की डिफॉर्म्ड पेल्विस आ सकती हैं, एक है नेग्लिज पेल्विस और रॉबर्ट्स पेल्विस, है ना। नेग्लिज के अंदर क्या है कि जो एला है या विंग है वो एक साइड का प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण उस साइड की पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अंदर दब जाती है, और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सिजेरियन करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रेगनेंसी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और रॉबर्ट्स वाली के अंदर दोनों साइड के जो एला है वो डिफॉर्म्ड होंगे, और इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेल्विक इंक्लाइनेशन, इस वर्ड का क्या मतलब है, कौन बताएगा? पहले पढ़ा है कभी? पेल्विक इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव, कि ये जो पेल्विक कैविटी है ये कितनी झुकी हुई है, ठीक है ना, और उसका क्या महत्व है, कैसे हम उसको मिडवाइफरी में ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन ए वुमेन इज स्टैंडिंग, जब एक महिला खड़ी होती है सीधी, तब अपराइट पोजीशन के दौरान उसकी जो पेल्विक की पोजीशन होती है वो थोड़ी सी
झुकी हुई होती है, और इस झुकाव को ही हम पेल्विक इंक्लाइनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब वो खड़ी होती है तो जो हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है वो एक लाइन में होते हैं। ठीक है ना, और अगर हम सैक्रल प्रोमोटरी से उसका एंगल निकालेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस के रिलेशन में तो वो कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, तो वो 60 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे बनाता है। ठीक है, तो इतना इसका झुकाव होता है। इसी प्रकार अगर एक लाइन बनाए, जैसे यहाँ से हमने ये एंगल बनाया तो ये 60 डिग्री का बनता है, और जो होलो ऑफ द सैक्रम है यानी जो पेल्विक कैविटी है उसके मिडल से लेंगे तो ये 30 डिग्री का एंगल आता है। ठीक है ना, तो ये पोजीशन होती है झुकी हुई अवस्था में। यहाँ पर सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा और इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जब हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उस दौरान महिला लेटी हुई अवस्था में होगी, तो लेटी हुई अवस्था में होगी तो सेम जो हमारे एंगल्स हैं वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के सीध में क्या होगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें अपने लैंडमार्क पेल्विक एग्जामिनेशन के दौरान देखने हैं, फील करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेल्विक इंक्लाइनेशन। इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, आप ये चीज़ें उसमें लिख सकते हैं या प्रैक्टिकली पूछे तो आप बता सकते हैं। अब आता है पेल्विक प्लेन्स एंड एक्सिस ऑफ पेल्विक कैनाल क्या होती है। ठीक है ना, पेल्विक प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन एक सीधा सपाट रास्ता। ठीक है ना, 3 पेल्विक प्लेन होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, एक प्लेन जाएगा ब्रिम के बीच में से, ठीक है ना, एक प्लेन जाएगा पेल्विक कैविटी के बीच में से, और एक प्लेन जाएगा आउटलेट के बीच में से। 3 प्लेन हो गए हमारे पास। जो ये लाइनें हैं आपको इनको आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, 3 प्लेन हो गए। इसके अलावा एक एक्सिस होता है। एक्सिस क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ा रहा था, एक फीमेल जो पेल्विक कैविटी है तो उस दौरान मैंने बताया था कि वहाँ पर एक एंगल बनता है बीच में जिससे थ्रू वो निकलता है। ठीक है ना, क्योंकि जो सैक्रम है वो बड़ा है, प्यूबिक बोन छोटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कर्व बनेगा। इस कर्व को ही हम एक्सिस या कर्व ऑफ कार्स बोलते हैं। कर्व ऑफ कार्स, कर्व ऑफ कार्स क्या है कि जिस कर्व के थ्रू जो फीटस है वो बाहर निकलता है उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, कर्व ऑफ कार्स। ठीक है ना, जो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बीच वाली लाइन आप देख रहे हैं ये कर्व ऑफ कार्स है या एक्सिस है, यानी बिल्कुल सेंट्रल पार्ट ऑफ द जो पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी का जो रास्ता है उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, कर्व ऑफ कार्स कहते हैं। ठीक है ना, अब आता है पेल्विक फ्लोर। सबसे लास्ट हमारा इसमें पेल्विक फ्लोर है। पेल्विक फ्लोर का इम्पोर्टेंस मिडवाइफरी में क्यों है, क्योंकि जो भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको संभाल के रखना, नहीं तो ग्रेविटी से नीचे गिरेंगे, तो उनको संभाल के रखने का काम कौन करेगा, तो उसमें क्या होगा, पेल्विक फ्लोर हमारा मसल्स और लिगामेंट से बना हुआ होता है जो पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और उनको नीचे आने नहीं देता। उसी को हम क्या कहेंगे, पेल्विक फ्लोर कहेंगे। ठीक है ना, द पेल्विक फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यू दैट फिल द आउटलेट ऑफ द पेल्विस, जो आउटलेट को फिल करेंगे। जैसे यहाँ से हम ये बिल्कुल नीचे से देख रहे हैं तो हमें ये पेल्विक फ्लोर दिखाई देता है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 ओरिफाइस दिखेंगे। सबसे पीछे की तरफ एनस का, उसके बीच में वेजाइना का, और उसके सबसे ऊपर यूरिथ्रा का, है ना। तो ये 3 ओरिफाइस हमें पेल्विक फ्लोर के अंदर दिखाई देते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग डायाफ्राम होता है। ठीक है ना, डायाफ्राम मतलब एक ऐसा मजबूत कपड़ा जो चीज़ों को सपोर्ट करता हो। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर भी डायाफ्राम होता है और एक ये डायाफ्राम होता है। इसके अंदर, इस डायाफ्राम के अंदर ही 3 हमारे पास ये ओरिफाइस होते हैं। काम क्या है इस पेल्विक फ्लोर का, द पेल्विक फ्लोर सपोर्ट्स द वेट ऑफ द एब्डोमिनल एज वेल एज पेल्विक ऑर्गन्स। ठीक है, उनको सपोर्ट करेगा
इट्स मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री कंट्रोल फॉर मिक्चुरेशन के लिए वॉलेंट्री होती हैं, डेफिकेशन के लिए, और दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है ना, ये सारे की सारी एक्टिविटी कौन करेंगी? जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होंगी। ठीक है, ये कौन सी होंगी हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट इन्फ्लुएंसेस द पैसिव मूवमेंट ऑफ द फीटस थ्रू बर्थ कैनाल एंड रिलैक्सेस टू अलाउ द एग्जिट ऑफ द फीटस फ्रॉम द पेल्विस। ठीक है ना, तो ये पैसिव मूवमेंट को भी पॉसिबल बनाती हैं कि ये अपने आप उसको रास्ता देती हैं रिलैक्स होके, ताकि फीटस बाहर निकल जाए। तो ये काम होते हैं हमारे। अब पेल्विक फ्लोर में कौन कौन सी मसल्स हैं जिनको पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं? दो ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, एक सुपरफिशियल जो सबसे ऊपर होगा और एक डीप होगा। तो सुपरफिशियल लेयर और डीप लेयर। सुपरफिशियल लेयर में क्या है? 5 मसल्स हैं। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो हमारा एनस है उसके चारों तरफ एनल स्फिंक्टर होगा और पीछे ये कोक्सिक्स से जुड़ा होगा। ये एनल स्फिंक्टर को बंद करने का काम करेगा जब डेफिकेशन नहीं करना है तो, है ना। दूसरा होगा ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स कौन सी होंगी? कि जो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से आएगी और पेरिनियल बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। इधर से भी आएंगी, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो मेन जो होल्ड करते हैं इनको, ये यही वाली मसल्स होती हैं। ठीक है ना, पूरा एक पकड़ के रखती हैं उसको ना। उसके बाद आती है हमारे पास बल्बो कैवर्नस मसल। बल्बो कैवर्नस मसल क्या है? पास फ्रॉम द पेरिनियम। ये यहाँ से शुरू होती हैं, ठीक है, वेजाइना के दोनों तरफ जाती हुई आगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर इंसर्ट हो जाती है। ठीक है ना, कॉर्पोरा कैवर्नोसा क्या है? आप लोग ने जब ये ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो क्लाइटोरिस के साइड में ये टिश्यू होता है वहाँ पर जाके ये इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है इस्चियो कैवर्नोसस मसल। ये भी जैसे नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इस्चियल, ये स्पाइन से शुरू होगा, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से शुरू होगा और जाएगा कहाँ? अगेन वहीं पर कैवर्न, जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा, उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मसल्स क्या करेंगी? सुपरफिशियली पेल्विक फ्लोर बनाएंगी। डीप अगर देखें तो कौन सी मसल्स होंगी? अच्छा, इसके अलावा एक और रह गई हमारी 5वीं, मेम्ब्रेनस स्फिंक्टर ऑफ यूरिथ्रा। ठीक है ना, यूरिथ्रा का जो स्फिंक्टर है वो भी किससे बना हुआ है? मसल से बना हुआ है। और वो कहाँ होगा? यूरिथ्रा के चारों तरफ। ठीक है ना, पूरा चारों तरफ नहीं होता है, ये लगभग इसको कवर करता है, थोड़ा सा आगे की तरफ से नहीं कवर करता है। तो ये यूरिथ्रा और प्यूबिक बोन से अटैच होता है और यूरिन पास करने में हेल्प करता है, उसको रोकने में हेल्प करता है। तो रिलैक्स होता है तो यूरिन पास होता है। डीप लेयर्स की बात करें तो डीप लेयर्स में 6 मसल्स हैं। ठीक है ना, और ये पेयर्ड होती हैं। तो 6 पेयर मसल हैं। इनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? लेवेटर एनाई मसल्स। ठीक है ना, तो लेवेटर एनाई मसल्स क्या है? दिस इज ए ग्रुप ऑफ मसल्स जो डीप मसल्स होती हैं पेल्विक फ्लोर की, और ये जब सिकुड़ती हैं तो एनस को ऊपर उठाती हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है? लेवेटर एनाई। ठीक है, कौन कौन सी हैं? प्यूबोकोक्सीजियस मसल। ठीक है, प्यूबोकोक्सीजियस मसल पास फ्रॉम द प्यूबिस टू द कॉक्सिक्स। ठीक है ना, तो प्यूबिक्स से कहाँ जाएंगी? कॉक्सिक्स तक जाएंगी। ठीक है ना, प्यूबोकोक्सीजियस मसल, ये प्यूबिक बोन है, यहाँ से पूरा लंबाई में कॉक्सिक्स तक जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इलियोकोक्सीजियस मसल, ये इलियम से चलेंगी और कॉक्सिक्स तक जाएंगी। ये पूरी जो बड़ी मसल है प्यूबोकोक्सीजियस है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है ना, पेयर्ड है ना। और एक होती है इस्चियोकोक्सीजियस मसल, जो इस्चियल स्पाइन से चलेंगी और कॉक्सिक्स तक जाएंगी, ये वाली। ठीक है, तो ये डीप में है और उसके बाद सुपरफिशियल है और हम पूरा का पूरा हमारा पेल्विक फ्लोर बनाती हैं। अब ये जो पेल्विक फ्लोर है केवल मसल से ही नहीं, कुछ सॉफ्ट टिश्यू इसके अंदर होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू वो बीच बीच में होते हैं। जो भी खाली जगह बचती है मसल्स के बीच में वहाँ पर ये टिश्यू होंगे और पूरा पेल्विक फ्लोर हमारा प्लेन साफ सुथरा बन जाएगा, है ना। बिटवीन द मस्कुलर लेयर
एबो और बिलो जो भी होंगी, डीप और सुपरफिशियल, उनके बीच में क्या होगा, पेल्विक फेसिया होगा। ये स्पेशल टिश्यू होंगे जो लूज एरियोलर टिश्यू से बनते हैं और पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं। जो भी खाली जगह है वो सारी भर देते हैं। द टिश्यू दैट फिल द ट्रायंगुलर स्पेस बिटवीन बल्बो कैवर्नोसस, इस्चियो कैवर्नोसस एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, इनके बीच में जो टिश्यू आता है उसको हम ट्रायंगुलर लिगामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पेल्विक फ्लोर कंप्लीट होता है। अब लास्ट में एक पॉइंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कई बार शॉर्ट नोट आ सकता है कि व्हाट इज पेरिनियल बॉडी। ठीक है ना, पेरिनियल बॉडी एक काफ़ी सॉलिड पार्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर का डायमंड शेप का, जो मेनली फाइब्रस टिश्यू से बना होता है और मसल्स इससे अटैच होती हैं। ठीक है, जो भी मसल्स आती हैं साइड से पेरिनियम की तरफ वो इससे अटैच होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिनियल बॉडी बोलते हैं। ओके, तो ये सारा हमारा हो गया क्या, पेल्विक, फीमेल पेल्विस डिटेल उसकी, है ना। तो ये भी आप लोग पेल्विस सामने रख के स्टडी करेंगे और कोई भी